आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 6 भारतीय तैयारों को गिराने, S-400 तबाह करने, आलमी दुनिया में भारत को सफारती तन्हाई का शिकार करने और 48 घंटों पर मुश्तमिल पॉज खत्म होने के बाद दोनों ममालिक के DGMOs का राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला दौर हुआ और पहले राउंड में दोनों DGMOs के दरमियान जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक हो चुका है। इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि दोनों फौजें एक दूसरे पर ड्रोन हमले नहीं करेंगी, कोई फायरिंग नहीं की जाएगी और शहरी आबादी को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक इत्तफाक राय के बावजूद अब से 2 घंटे कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला है। मोदी ने कहा है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। नरेंद्र मोदी का कहना था कि भारत किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं मानेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने पहले पब्लिक एड्रेस टू द नेशन में कहा है कि अगर दोबारा कोई हमला हुआ तो हम अपने तरीके से अपनी शराइत पर जवाब देंगे। आज खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा झूठ बोला कि जिससे मुतालिक इंटरनेशनल मीडिया वाज़ेह अल्फाज में लिख चुका है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इंसाफ का अटूट अहद है। इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए, पूरी दुनिया से फरियाद करनी शुरू कर दी। मजबूरी में 10 मई की दोपहर हमारे DGMO से राब्ता किया, लेकिन तब तक हम दहशतगर्दों के अड्डों को तबाह कर चुके थे। जबकि DGISPR ने वाज़ेह तौर पर बयान दिया नाजरीन के पाकिस्तान की जानिब से भारत से किसी किस्म का किसी भी लेवल पर कोई राब्ता नहीं हुआ था। Pakistan never requested. Fact of the matter is that on the night of 6th and 7th May, once those ghastly and cowardly attacks were made, the Indians requested after those attacks. And Pakistan gave a very clear response that we will communicate back only after we have given the response that this and retribution that this act deserves. So on 10th of May, after that response and retribution, that just retribution, targeting not the civilians, but those military establishments, those units, those places from where the attack on the civilians, the innocent civilians, the children was made once they were neutralized and taken out. And on the request and intervention of the international interlocutors, we responded to the already made request of the Indians. नरेंद्र मोदी गलत बयानी कर रहे हैं, but no surprises here. He is in fact the leader of a nation whose media has been consistently misleading the entire world. आपको headlines बताते चलें। जब सीज़फायर जंग बंदी हुई थी, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड एयर स्ट्राइक्स until a sudden ceasefire. जबकि CNN ने रिपोर्ट किया हफ्ते को शॉक ओवर स्ट्राइक्स. Pakistan's government believed that a diplomatic off-ramp had been closed and was shocked by the strikes. The source said, CNN के मुताबिक Pakistan fired back a much bigger salvo that targeted air bases in India as well as military targets near the line of control in the disputed Kashmir region. An eye for an eye, the Pakistani military said in a statement on Saturday morning. CNN और पूरा दुनिया जो है ये रिपोर्ट करते रहे and specifically speaking, CNN की तरफ से ये बताया गया कि न्यू दिल्ली जो है वो चौकन्ना रह गया. It was absolutely quote unquote shocked by the scale of Pakistan's response. And that both sides then got serious about engaging in peace later on Saturday. पूरी दुनिया जो है बहरहाल ये कहती रही कि जो आज एक बार फिर मिस इन्फॉर्मेशन अपने ही वजीर आजम फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भारत को, अपने ही कौम को फिर मिसलीड किया है। इन हिज फर्स्ट पब्लिक एड्रेस नरेंद्र मोदी ने जिस न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जिक्र किया है, इससे मुतल्लिक अमरीकी अखबार CNN ने नाजरीन 2 दिन कबल लिखा था कि जुमे की सुबह अमरीका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस मौसूल हुई। आला ओहदेदारों ने हसास होने की वजह से इंटेलिजेंस की नौयत नहीं बताई, अलबत्ता अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने भारतीय वजीर आजम मोदी को यह बताया कि कशीदगी जारी रही तो हफ्ते के इख्तिताम पर इसमें शिद्दत आने का खदशा है। अमरीकी नायब सदर ने भारतीय वजीर आजम पर जोर दिया कि वो बराह रास्त पाकिस्तान से राब्ता करें। JD वैंस ने मोदी पर दबाव डाला कि कशीदगी कम करने के मुतबादिल रास्तों पर गौर किया जाए और CNN ने यह भी रिपोर्ट किया नाजरीन कि JD वैंस ने मोदी को मुमकिन मुतबादिल रास्ते की ऐसी तजवीज़ भी दी कि जो पाकिस्तान के लिए भी काबिल कबूल हो सकती थी।
इस राब्ते के बाद अमरीकी वजीर खारजा और महकमा खारजा के एहलकार रात भर भारत और पाकिस्तान के हुकाम से राब्ते में रहे। नाउ कीप इन माइंड, दिस इज नॉट पाकिस्तान और इंडिया, दिस इज इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्टिंग दिस। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी 6 तैयारों के नुकसान, 2 S-400 की तबाही और आलमी साख मजरू होने के बावजूद पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने तज्जिये में यह लिखा है कि जहां सीज फायर के बाद भारत में बेचैनी पाई जा रही है, वहीं पाकिस्तानियों का मोरल बुलंद हुआ है। मगर अभी यह समझना मुश्किल है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान यह तनाज़ा आगे क्या रुख इख्तियार करेगा। अलबत्ता आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग ना रुकी तो अमरीका पाकिस्तान और भारत के साथ तजारत नहीं करेगा। आज पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान होने वाले राब्ते से कबल नाजरीन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज होता है तो 3 अहम तरीन नुकात ज़ेर बहस आएंगे, जिनमें मसला कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी के मामलात शामिल होंगे। 2 दिन कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का ऐलान करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि अमरीका की सालसी में भारत और पाकिस्तान फौरी जंगबंदी पर मुत्तफिक हो गए हैं। दोनों ममालिक ने होशमंदी और दानिशमंदानी का मुजाहिरा किया है। अमरीकी सदर के बाद अमरीकी वजीर खारजा ने जंगबंदी से मुतल्लिक कहा कि पाकिस्तान और भारत वसीतर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। नाज़रीन, जंगबंदी ऐलान के बाद KSE 100 इंडेक्स में एक कारोबारी दिन में 10,000 पॉइंट से जायद का तारीखी इजाफा देखा गया। मगर भारत में अभी अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी ऐलान और भारतीय रियासत की तरफ से मसालिहत को कबूल करने पर नरेंद्र मोदी सरकार को शदीद तंकीद और प्रेशर का सामना है। दूसरी तरफ इंडियन सेक्रेटरी खारजा के लिए गद्दार जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी हो रहा है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीकी और सऊदी अरब ने दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकराती अमल को लीड किया, लेकिन अमरीका ने मुज़ाकराती अमल को हंगामी बुनियादों पर उस वक्त शुरू किया कि जब भारत ने पाकिस्तान की मेन लैंड पर दर्जनों ड्रोन से हमला कर दिया। हालात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए और खतरा पैदा हो गया कि अब हालात को काबू में रखना नामुमकिन हो जाएगा। भारत ने 3 पाकिस्तानी एयर बेसिस को हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया कि जिसके बाद रियासत पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब देने का फैसला किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा कि भारत ने 9 मई को हमारे फजाई अड्डों पर हमला किया तो वजीर आजम ने कहा कि अब बहुत हो चुका। भारत अपने पागलपन और जाहरियत के जरिए और अपनी मकारी के जरिए पूरे खित्ते को एक खतरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जाहरियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की सुबह पाकिस्तान के शदीद रद्द-ए-अमल ने भारत समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ये वो वक्त था नाजरीन कि जब अमरीकी इंतजामिया ने दोनों ममालिक के वज़राए खारजा, वज़राए आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर दिफा से बात की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, वाइस एयर मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और ऑपरेशन के तमाम तर जुजियात, मुकम्मल डिटेल्स, तफसीलात तमाम के सामने रखी। नाजरीन, पाकिस्तानी आला अस्करी ओहदेदारों की प्रेस ब्रीफिंग के जवाब में भारतीय अस्करी ओहदेदारों ने पहली बार ये एडमिट किया, इकरार किया कि भारत के जंगी जहाज पाकिस्तान ने गिरा मारे हैं, लेकिन तादाद बताने से गुरेज कर। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जंगों में नुकसान होता है, मगर जहाज़ों से ज़्यादा भारत की क्रेडिबिलिटी, भारत की साख को नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता 21 दिनों के दौरान भारत की जानिब से ऐसे दावे किए गए हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर इंडिया के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी DGMO से राब्ते की कोशिश की गई ताकि उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया जाए। ताहम इस दरख्वास्त की फौरन रद्द कर दिया गया और यह पैगाम दिया गया कि कड़ा जवाब नागुज़ीर है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने दूसरा दावा यह किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर हमलों में 100 से जायद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, which was also repeated by their Prime Minister today। और तीसरा दावा यह किया गया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तानी फजाइया के तैयारे गिराए हैं, मगर हमारे पास उनका मलबा नहीं है। इन तीनों दावों की नफी DGISPR एयर वाइस मार्शल और वाइस एडमिरल ने की, क्योंकि भारत की तरफ से किसी दावे का कोई सबूत, दस्तावेजी सबूत, किसी नौयत का सबूत भी
सामने नहीं रखा गया। नाज़रीन, आज ISPR की जानिब से 22 अप्रैल से 10 मई के दौरान जारी रहने वाली सूरत हाल को मार्का हक करार देते हुए प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से ऑपरेशन भारतीय फौज की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के जवाब में किया गया है और भारतीय हमले 6 और 7 मई 2025 की रात से शुरू हुए थे। भारतीय हमलों के नतीजे में बेगुनाह शहरियों बशमूल खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत जो है वो और शहरियों के कत्ल का बदला लेने और इंसाफ फराहम करने का अज़म किया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कौम से किया गया वादा पूरा कर दिखाया है। 21 दिनों तक जारी रहने वाली इस कशीदगी के दौरान बहुत सी परसेप्शंस तब्दील हुई हैं और बहुत सी नई परसेप्शंस जो हैं वो भी क्रिएट हुई हैं, तश्कील पाई हैं। पाक भारत जंग के दौरान भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर दुनिया ना सिर्फ हैरान है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को असेस किया जा रहा है, पाकिस्तानी अफवाज की तारीफ भी की जा रही है। बरतानवी जरीदे टेलीग्राफ ने नाज़रीन अपने तज्जिए में पाकिस्तान की मौसर दिफाई हिकमत अमली की तारीफ की है और भारतीय फजाइया पर सवालात उठा दिए हैं। रिपोर्ट में राफेल जैसे जदीद तैयारियां होने के बावजूद भारत के लिए तज़हीक में शिकस्त और पाक फजाइया के लिए फिजाओं की हुक्मरानी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। BBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की हिकमत अमली नाकाम रही और पाकिस्तान को फौजी महाज पर बरतरी हासिल हुई, जबकि भारत फैसला कौन ज़र्ब लगाने में नाकाम रहा। These are all international editorials, international analysis, international headlines, जिसके बाद ये भी कहा गया इस जरीदे में कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज है और अरबों खर्च करके भी भारत को कोई फायदा नहीं हुआ। मारूफ बरतानवी तारीखदान और दिफाई एक्सपर्ट जो है माइकल क्लार्क ने स्काई न्यूज़ से बात करते हुए एक इंटरव्यू में ये दावा किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो क्रेडिबिलिटी साक की जंग थी, पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग में जो हथियार इस्तेमाल किए उनसे भारत हैरान ज़रूर हुआ होगा। भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों और जंग में इस्तेमाल किए गए मिलिट्री जो प्राउस है उस पर हैरत हुई होगी और इस मार्के के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खित्ते में काफ़ी असर रसूख और इन्फ्लुएंस हासिल होगा। बैनुल-अक़वामी मिलिट्री जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने भी पाक फौज की बर्तरी को तस्लीम करते हुए लिखा है कि 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना पाकिस्तान की जबरदस्त कामयाबी है। पाक फजाइया ने भारतीय अफवाज की कई खामियों को उजागर कर दिया है और राफेल तैयारों का नुकसान भारत की अस्करी साख के लिए धचका है, जबकि राफेल तैयारे बनाने वाले मुल्क फ्रांस की सबसे बड़े अखबार ले मोंटे ने भी अपने तज्जिए में लिखा है कि पाकिस्तानी फजाइया की कामयाबी की एक बड़ी वजह उनके पायलटों की आला तरबियत, उनकी ट्रेनिंग और जंगी तजर्बाकारी है। द एक्सपीरियंस दे हैव, द प्राउस एंड द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स इज बीइंग रेवर्ड एंड स्पोकन ऑफ वर्ल्ड ओवर। पाकिस्तानी पायलट तवील अरसे से अफगान सरहद के साथ वाक़े कबायली इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ फ़ज़ाई कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे हैं, जबकि भारत ने अमूमी तौर पर पुरअमन हालात में काम किया है। नाज़रीन, आलमी जरीदों के अलावा अब भारत के अंदर से भी भारतीय फ़ज़ाइया और मोदी सरकार से मुतल्लिक़ आवाज़ें उठ रही हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट, मुसन्निफ़ और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शशि थरूर ने भी पाक फ़ौज की ताकत को तस्लीम करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी फ़ौज वाला मुल्क है। कुछ दोस्तों से सुना है कि पाकिस्तान के पास जदीद तरीन हथियार हैं। मैं नहीं समझता कि मोदी हुकूमत को मजीद किसी मुहिम जोई का आगाज़ करना चाहिए। भारतीय मीडिया और अपोजिशन मोदी पर मुसलसल दबाव, तनकीद, प्रेशर और लफ्जी गोलाबारी कर रहे हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जंग बंदी ऐलान करने के बाद इंतहा पसंदों ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को संगीन धमकियां देते हुए उन्हें गद्दार करार दे दिया है और इसके अलावा मोदी सरकार की सबसे बड़ी हलीफ जमात जो है उसने भी भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हुए कहा है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस फौरन बुलाई जाए। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली और गुजरात के अरबपतियों की जायदादें पाकिस्तान के मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका के पांव पकड़ लिए हैं और इस वजह से वो वज़ारत उज़्मा पर रहने के हकदार नहीं रहे। गुज़िश्ता 21 दिनों के दौरान भारतीय मीडिया का किरदार इंतहाई खतरनाक रहा है। जंगी माहौल बनाने से जंग बंदी के खिलाफ एक महाज खड़ा करने तक भारतीय मीडिया ने हर वो काम किया है कि जो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को झोरी जंग में बदल सकता था। इट कुड हैव क्रॉस्ड दैट लाइन एंड इट वाज कांस्टेंट एस्केलेशन।
जंग बंदी के ऐलान से कबल भारतीय मीडिया ने मार दो चढ़ दौड़ो जैसे नारे लगा दिए, झूठी खबरें दी। हालांकि कि ये भी हमने सुना कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलोचिस्तान पर कब्जा कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये पहुंच चुके हैं, हमारा पोर्ट जला मारा है। लेकिन जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो यही भारतीय मीडिया और इसके एंकर्स कंप्लीटली लॉस्ट, बिल्कुल पागल हो। तो भारत में कोई किसी से खुश नहीं है, लेकिन भारतीय वजीर आजम अभी भी पाकिस्तान पर एक और हमला करने का खुला ऐलान कर रहे हैं। न्यू पॉलिसी न्यू नॉर्मल का जिक्र कर रहे हैं। हम बात करेंगे स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स राना सनाउल्लाह। राना साहब, अहम तरीन हर मीटिंग का आप हिस्सा रहे हैं, स्पेशली लास्ट 5 डेज के अंदर मोदी ने कहा है कि हमने जंग बंदी की भीख मांगी है, एंड आफ्टर बीइंग साउंडली बीटन पाकिस्तान हैज इन फैक्ट कॉन्टैक्टेड इंडिया इन डेस्परेशन। फरमाइएगा। देखें ये तो यानी इंडिया का इस थ्रू आउट ये पिछले आप जो है वो 10 दिन ले लें या 2 वीक्स ले लें, तो उनका तो यही वतीरा रहा है कि झूठ बोलो और प्रोपेगेंडा करो, और उनके मुताबिक तो वो जो है वो कराची की बंदरगाह को भी जो है वो बर्बाद तहस कर चुके थे, और पता नहीं इस्लामाबाद तक वो पहुँचे हुए थे, कितने शहरों पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। तो उनका मीडिया भी जो है वो फिर इसी ख़बर को जो है वो उसने चलाया। बाद में फिर वही मीडिया जो है वो फिर उसने अपनी गवर्नमेंट से जो है वो गिला भी किया कि जी आपने हमारी रेपुटेशन जो है वो ख़राब कर दी है, आपने हमें गलत साबित कर दिया है, ये सारी बातें जो ख़बरें आप हमसे चलवाते रहे, तो ये तो कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से मीडिया डिस्क्रेडिट हुआ है इंडिया का, तो ये वज़ीर आज़म भी मेरा ख़्याल है कि वो भी उन्होंने ये बातें जो है वो अपने आप को डिस्क्रेडिट करने के लिए की हैं, क्योंकि जो बात उन्होंने की है इसका तो कोई वजूद नहीं है। बात वो होती है कि जिसको पूरी दुनिया माने। हमने जो मौसर दिफा किया है अपना, हम हमलावर तो हुए नहीं हैं, हमने तो उनकी किसी सिविलियन जो है वो टारगेट को हिट ही नहीं किया। ओके सर, कता कलामी माफ, वो फिर भी बज़िद है। वो कहता है कि हमारे स्कूलों को, कॉलेजेस को, गुरुद्वारों, मंदिरों को निशाना बनाया गया, 100 हमने उनके टेररिस्ट मार दिया। वो एक और ही बयानिया पेश कर रहा है जिसका रत्ती भर भी कोई सबूत नहीं पेश किया गया। लेकिन सर, अभी आज की बातों और पोस्चरिंग से एक वैसी वहम उठ गया, क्या जंग बंदी ये मुस्तकिल है, चंद दिनों के लिए है? देखिए जी, ये जंग हमारी तरफ से तो है ही नहीं जी। 6 और 7 की दरमियानी रात जो है वो हमने तो जंग नहीं की, जंग उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत की। हमने जो उन्होंने जहाज़ भेजे थे मज़ाइल दागने के लिए, हम पे जंग मुसल्लत करने के लिए, हमने उनको टारगेट किया। 10 की सुबह जब उन्होंने हमारे ऊपर मज़ाइल दागे, तो हमने उन जगहों को टारगेट किया जिन जगहों से वो मज़ाइल जो है वो हम पे दागे गए थे। तो ये तो फिर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो ना फायर हुआ ना सीज़ फायर हुआ, ये तो उन्होंने किया, उसका उनको मौसर जवाब दिया गया। अब भी जब करेंगे वो, हमारी तो पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक ज़िम्मेदार स्टेट के तौर पे, एक पुरअमन कौम और मुल्क के तौर पे हमारी तो जो है वो बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमारी तरफ से कोई एग्रेशन नहीं होगा, हमारी तरफ से कोई जंग, कोई हमला नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो फिर उसका जवाब जो है वो फिर मुंह ठीक है सर, ये तो आई अंडरस्टैंड, हम लोगों का सेल्फ डिफेंस तो हमारा एक इनहेरेंट हर मुल्क का राइट है। मगर सर, ये तासुर है कि भारत अभी इस सीज फायर को, इस वक्त को इस्तेमाल कर रहा है टू रीअसेस, रीग्रुप, रीस्टॉक टारगेट्स, और इसी वजह से एक पॉज है जिसके बाद ये फिर वार करेगा एक बार फिर, बिकॉज वो जख्म आज महसूस हो रहे थे। ये जो सीज फायर का जो पॉज है, मुझे बताइए कि जब ये वक्त गुजरेगा, आपको अभी भी कोई ना कोई इंटेलिजेंस या इस तरह का खुद आपको ऐसा फीलिंग है कि दिस इज नॉट ओवर येट? कि ठीक है, उन्होंने जो है वो अपने तय सेट किया होगा, लेकिन हमने भी सेट कर दिया है और हम भी यही जवाब दे के रहेंगे जब भी वो हमारे ऊपर हमलावर होंगे या हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेंगे। वो न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, वो जवाब जो है वो इससे कम नहीं होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा। 6 और 7 की दरमियानी रात से ज़्यादा मौसर 10 की सुबह था, और अगर आइंदा कोई वाक़या हुआ तो इससे भी ज़्यादा जो है वो मौसर होगा। लेकिन मेरी
اپنے طور پہ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو مودی کے ساتھ جو ہے وہ پچھلے 5 دن سے ہو رہا ہے، جتنی گالی اسے پڑ رہی ہے، کس طرح سے لوگ ان کے ٹی وی پہ آ کے ٹکریں مار رہے ہیں کہ ہماری بےزتی ہو گئی ہے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اتنی ہزیمت جو ہے وہ انہیں پاکٹ کرنا پڑی ہے، تو پھر اس نے بھی تو آخر جو ہے وہ اپنی قوم کو یا اپنے سیاسی چہرے کو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی جھوٹ سچ کر کے تو اس نے اپنے آپ کو سرخرو کرنے کی کوشش تو کرنی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس ایفرٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس جو ٹیکنیک ہے، پاکستان کے پاس جو جوش ہے، جو بلبلہ ہے، پاکستان کی مسلح افواج کے پاس جتنی ہمت، طاقت، عزم اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس جو حوصلہ ہے، عزم ہے، اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، رانا صاحب ہمارے ساتھ رہے گا، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. کیا پاکستان نے واقعی نیوکلیئر بلیک میلنگ کی؟ کس نے بلیک میلنگ کی اور یہ کون سا فالس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں؟ وی ول آسک رانا صاحب مور آن دس بیکاز ایک نیشنل کمانڈ اتھارٹی میٹنگ بھی ہم نے بلوائی تھی. اسٹے ود اس، وی گونا بی رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج اسینشلی اناؤنس کر دیا ہے نیو نارمل نریندر مودی نے کہ آپریشن سندور اب بھارت کی پالیسی ہے، جہاں جب بھی کوئی بھی حملہ یا واقعہ ہوگا تو یونیلیٹرلی وداؤٹ ایویڈنس وہ پاکستان کے اندر اٹیک کرے گا. دیکھیں تو روکا ہے نا. نہیں دیکھیں روکا ہے، اور کیسے روکنا ہے؟ یعنی اگر مودی کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اس کے ملک میں کہیں بھی جب بھی کوئی واقعہ ہوگا تو اس بات سے پرے کہ وہ خود کرتے ہیں یا وہ واقعہ واقعی ہوتا ہے، تو نہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، نہ اس کی انکوائری ہوگی، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی غیر جانبدار کمیشن ہوگا. ہم اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جو ہے وہ پاکستان کے سولین ٹھکانوں پہ اوپر جو ہے وہ ہم جارحیت کریں گے، میزائل حملہ کریں گے اور جو ہے وہ بے گناہ بے قصور بچوں کو، خواتین کو، سولینز کو جو ہے وہ ہلاک کریں گے. اگر یہ اس کی پالیسی ہے تو یہ پالیسی جو ہے دنیا تو خیر اس پالیسی کو نہیں مانے گی، اور پاکستان اس پالیسی کا جواب جو ہے وہ اس سے بھی کڑا دے گا جو اس نے پہلے دیا ہے، اور اس کو اور زیادہ ہزیمت اٹھانی پڑے گی. سر مسئلہ یہ رانا صاحب کہ یہ کہہ چکا ہے، وہ اناؤنس یہ کر چکا ہے، سو کہیں نہ کہیں تو ہمیں اسے مزید مستقل طور پر ہمیشہ کے لیے روکنا ہے، کیونکہ میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن کی پرواہ نہیں ہے بھارت کو ابھی. وی بوتھ نیوکلی آرمڈ، بٹ یہ ایم اے ڈی کی پالیسی کے اوپر بھی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی کسی تیسرے ممالک سے وارننگ آج قبول ہے. مودی آج کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر بلیک میلنگ بھی نہیں اب قبول کریں گے. تو یہ بلیک میل کر کون رہا تھا بھارت کو سر؟ نہیں کوئی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ بالکل اس کا فساد ہے، اس کا جو ہے وہ جھوٹا بیانیہ ہے بلیک میلنگ کا. پاکستان کی بطور اسٹیٹ کے جو پرامن ذمہ دار پالیسی ہے. آپ نے رات ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ہے وہ پریس کانفرنس سنی ہوگی. انہوں نے 2 نیوٹرل کنٹریز کے درمیان وار کو کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایبسرڈ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو اب اس سے بڑھ کے اور جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ انٹینشن کا کیا ثبوت دے سکتے ہیں؟ ٹھیک کہ ہم 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ کو بےہودگی قرار دے رہے ہیں. تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہماری طرف سے کوئی اس قسم کی جو ہے وہ بلیک میلنگ جو ہے وہ کی گئی ہو کسی مرحلے پہ بھی. یہ پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے جو ہے وہ یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. کسی لمحے پہ بھی ہماری طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی حملہ، کوئی وار، کوئی جارحیت ہوئی ہو، جب بھی ہوئی ہے ان کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن جواب ہم نے مؤثر دیا ہے. یہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں
اور اس میں کوئی رانا صاحب کمی میں اس لیے نہیں پوچھوں کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی میٹنگ ہماری طرف بلائی گئی، لیکن امریکی میڈیا کے مطابق تشویشناک انٹیلیجنس ملنے پر امریکہ جو ہے وہ پاک بھارت کشیدگی میں مداخلت کرنے پر مجبور ہو گیا. کیا پاکستان کسی بھی اسکیل پر جوہری حملہ کرنے والا تھا؟ یہ انٹیلیجنس کون سی ہے جس کی یا سوچ رہا تھا آفٹر وی کنڈکٹڈ دس؟ آئی مین اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن، اللہ معاف کرے، وی آر اے ویری ریسپانسبل نیشن، وی بلیو ان ڈیٹرنس. مگر مودی کا آج یہ کہنا اسپیسیفکلی کہ نہیں قبول کریں گے ایسی کوئی بلیک میلنگ، تو سی این این کی رپورٹ کو دیکھا جائے، ہماری میٹنگز کو دیکھا جائے، what do you make of it؟ نہیں دیکھیں، بالکل ہماری کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے، بالکل کسی مرحلے پہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ دو نیوکلر پاورز جو ہیں ان کے درمیان جو لڑائی ہے وہ جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی رات یہ بات کی ہے تو پوری دنیا کو اس کے اوپر تشویش ہوتی ہے. پوری دنیا جو ہے وہ آل ٹوگیدر الرٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ جب پھر اب دیکھیں نا دونوں طرف سے جب میزائل جو ہے وہ داغے جا رہے تھے اور وہ میزائل جو ہے وہ کیپیسٹی رکھتے ہیں ہر قسم کا وار ہیڈ لے جانے کی، تو اس میں جو ہے وہ پھر دنیا جو ہے دنیا تو نے تو کسی کے اندر بیٹھ کے نہیں نا دیکھا ہوا کہ ہماری سوچ کیا ہے یا ان کی سوچ کیا ہے. تو دنیا جو ہے وہ تو اس کے اوپر اعتبار نہیں کر نہیں تو سکتی. سر مطلب کیا تھا مودی کا پھر؟ پاورز کے درمیان مطلب کیا تھا پھر سر؟ مطلب کیا تھا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ بہت اتنا بڑا ملک ضرور ہے لیکن وہ مودی جو ہے وہ بذات خود بہت چھوٹا آدمی ہے، بہت گھٹیا آدمی ہے. اس کی سوچ نے انڈیا کو بھی تباہ کر دیا ہے. کہاں سیکولر امیج تھا انڈیا کا اور سارے لوگ جو ہے وہاں پہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرتے تھے، اسے جہنم بنا دیا ہے اس نے. اور وہ آر ایس ایس کا جھنڈا لے کے چلا ہوا ہے. تو یہ بڑا جھوٹا اور گھٹیا انسان ہے. اس کی بات کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی توجہ دینی چاہیے. سو گوئنگ فارورڈ سر، اب کیا سٹیٹس ہے؟ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے میڈیٹر ایک ثالث کی حیثیت سے بھارت قبول کرے گا؟ کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ کشمیر حل کرنے کی خواہش ہو یا مارکو روبیو نے پاک بھارت براہ راست مذاکرات کی حمایت کی بات کی ہو، اس کو بار بار نیگیٹ کر رہا ہے، بڑا آفینسولی دیکھ رہا ہے بھارت. پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے مگر ٹرمپ کو یوکرین جنگ میں کامیابی نہیں ہوئی ختم کرانے میں. غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام بھی ایز وی اسپیک جاری ہے. سو ایون دو یہ ہماری ڈپلومیٹ بہت بڑی سفارتی ون ہے کہ امریکہ کے رول سے ہم سیز فائر یہ ہوئی ہے، بیکاز بھارت تو مانتا ہی نہیں ہے کسی تیسری باڈی کو. سو گوئنگ فارورڈ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ہم کوئی اس طرح کی جو ہے وہ ایکسپیکٹیشنز تو لگا کے نہیں بیٹھے کہ اپنا ٹرمپ جو ہے وہ یہ کرے گا یا وہ کرے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو گئی ہیں. دیکھیں پاکستان پچھلے 10-15 سال سے پاکستان کو جو ہے وہ کوئی مانے نہ مانے ہمیں بڑا ہلکا لیا جا رہا تھا انڈیا کے مقابلے میں بوجہ. تو پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان برابر کی ٹکر ہے. اور آج جو پاکستان نے اپنی طاقت اور اپنی جو ہے وہ اپنا جو ریزولو اس نے جو ہے وہ دکھایا ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں پوری دنیا کے ادارے، پوری دنیا کے ممالک، ہمارے دوست ممالک جو ہے وہ اب پاکستان کو ہندوستان کے مقابلے میں جو ہے وہ اب یہ 50-50 نہیں، یہ اب 45 اور 55 جو ہے نا وہ ہوگا اور پلڑا پاکستان کے جو ہے وہ حق میں ہوگا. اسی طرح سے یہ ایک جو ریزولو، جو ایک عزم، جو ہمت، جو ایک قطع کلامی معاف قوم نے ایک سوال کرنا ہے رانا صاحب. اب دیکھیں صدر ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ دونوں ممالک کا جو ہے وہ تجارت نہ کرنے کی دھمکی سے میں نے روکا ہے، لیکن مودی کا آج کہنا کہ تجارت بھی نہیں ہوگی. اور اب مجھے بتاتے چلیں کہ اب خواجہ آصف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 موضوعات پر ہم مذاکرات کرنا چاہیں گے اور ہوں گے: کشمیر، پانی اور دہشت گردی. اب سر بھارت اپنا آج مودی نے اپنے نیشنل ایڈریس کے اندر تو کہا ہے صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی اینڈ دیٹس اٹ. سو ٹیرر اینڈ ٹاک، ٹیرر اور ٹریڈ ایک ساتھ نہیں چل سکتے، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا وہ کہتا ہے. کیا کریں گے سر؟ نہیں دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ کشمیر کی قربانیوں سے، کشمیری شہداء سے تو ہم
जो है वो अलहदा हो कि किसी तरह भी जो है वो एक कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। कश्मीर तो एजेंडे पे होगा, टेररिज्म भी होगा, बिल्कुल हम तो टेररिज्म के विक्टिम हैं। हमसे ज़्यादा और टेररिज्म के ऊपर जो है वो बात करने से खुश और कौन होगा। टेररिज्म भी जो है वो एजेंडे पे होगा। और जहाँ तक पानी का तल्लक है तो पानी तो वो भूल जाए कि वो पानी हमारा जो है वो रोक पाएगा। वो अभी रोकने की तरफ कदम बढ़ाएगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे वहीं पर रोक दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे। ओवर टू अ वेरी बिग हेडलाइन। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अमेरिका और चीन के माबैन 4.5 माह तक जारी टैरिफ वॉर में अहम पेशरफ्त सामने आ चुकी है। दोनों ममालिक ने टैरिफ महसूलात वापस लेने पर इत्तफाक कर लिया है। जनीवा में चीनी हुक्काम की अमरीकी वजीर खजाना से मुलाकात हुई है कि जिसके बाद अमरीकी वजीर खजाना का यह कहना है कि अमरीका और चीन ने बाहमी तजारती टैरिफ में 115% कमी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। दोनों ममालिक ने टैरिफ इकदामात 90 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब चीनी वजारत तजारत ने इस तजारती पेशरफ को दोनों ममालिक और दुनिया के मुश्तरका मुफादात के ऐन मुताबिक करार देते हुए उम्मीद का इजहार करते हुए यह कहा है कि अमेरिका तजारत के मामले पर चीन के साथ काम करता रहेगा। अब मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद तय पाया गया है कि अमेरिका दरामद होने वाली चीनी मसनूआत पर 30% टैरिफ आयद होगा, जबकि चीन दरामद होने वाली अमेरिकी मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद होगा। मुज़ाकरात में कामयाबी के बाद अमेरिकी मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। ट्रंप इंतजामिया चीन के टैरिफ में कमी करके अपने फैसले से पीछे हट गए हैं और अब बीजिंग के साथ मजीद बाकायदा मुज़ाकरात पर भी आमादगी जाहिर की गई है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक के दरमियान इत्तफाक़ राय के बावजूद मगर अभी भी मुआहिदे पर दस्तखत होना बाकी हैं। लेकिन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि चीन के साथ तजारती जंग के बाद मुकम्मल बहाली हासिल कर ली गई है और चीन ने अपनी मंडियों को अमरीकी तजारत के लिए खोलने पर रजामंदी जाहिर की है। इस अहम तरीन डेवलपमेंट के बाद अब सदर डोनाल्ड ट्रंप इस हफ्ते के आखिर में चीनी सदर से भी बाज़ाब्ता बात करेंगे और दोनों ममालिक के मुज़ाकरात में चीन ने फेंटेनिल भी अमेरिका ना भेजने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और अमेरिका चीन पर 20% टैरिफ इसलिए आयद कर रहा है कि वो फेंटेनिल नामी दवा अमेरिका भेजता है। जहन में रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि चीन ने उनसे ये वादा किया है कि वो ये ड्रग अब अमेरिका नहीं भेजेगा। 4.5 माह तक जारी रहने वाली इस तजारती जंग में सदर डोनाल्ड ट्रंप बजिद रहे हैं, एडमेंट रहे हैं कि वो उस वक्त तक आयद टैरिफ से पीछे नहीं हटेंगे कि जब तक दीगर ममालिक टैरिफ्स को अमरीकी टैरिफ से हम-आहंग नहीं कर देते। मगर गुज़िश्ता माह के आखिर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अंदिया दिया था कि वो चीनी मसनूआत पर आए टैरिफ में निस्फ कमी कर सकते हैं और फिर तजारती मुआहिदे भी हो सकते हैं। और अब सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले को रिवर्स करने पर मजबूर हो चुके हैं और ये टैरिफ में नुमाया कमी की 2 अहम तरीन वजूहात सामने रखी गई हैं। एक, टैरिफ के निफाज के बाद दुनिया भर की तजारती मंडियों पर शदीद दबाव था नाजरीन, और आलमी तजारती इदारे और मुआशी कुव्वतें भी अमरीकी सदर के इस इकदाम को मुआशी जंग से ताबीर कर रहे थे। खुद अमरीका के अंदर ही टैरिफ पॉलिसी के नफाज के बाद डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी तेजी से नीचे आ रहा था और इसकी दूसरी बड़ी वजह चीन जैसी बड़ी मुआशी ताकत का दूसरे ममालिक से राब्ते और नए तजारती मंडियों तक रसाई की कोशिशें हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग की 4 दिन पहले ही दूसरी आलमी जंग की तकरीबात से रूसी सदर से मुस्कुराहटों से लबरेज मुलाकात में अमरीका के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी पोशीदा था और ये तजारती मुज़ाकरात भी ऐसे वक्त हो रहे थे कि जब चीनी सदर और रूसी सदर प्यूटन की कुर्बतों में इजाफा देखने में आ रहा है। साथ ही साथ चीन अमरीकी तजारती मंडियों की बजाय जनूबी अमरीका और मशरिक़ वुस्ता की तरफ अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर चुका है और चीन के सरकारी डेटा के मुताबिक टैरिफ की इस वॉर के बावजूद मगर चीन की बैनुल-अक़वामी बरामदात में कमी की बजाय इजाफा हुआ है। चीन ने अपनी बरामदात को अमरीका की बजाय जनूब मशरिक़ी एशिया की तरफ भेजना शुरू कर दिया और अमरीका को भेजे जाने वाले बरामदात में 17.5% कमी रिकॉर्ड की गई। दुनिया के मुआशी माहिरीन भी इस पर मुत्तफिक हैं कि अगर अमरीका टैरिफ के निफाज से चीन को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये दुरुस्त नहीं होगा। It's not possible. So I guess this is not good. In fact, brilliant news for everybody. So closing off on a win-win situation. Ijazat dijiye, I'll see you all tomorrow. Good night, Allah Hafiz.